पेपर 1 में आपके पास 50 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। ये वो पेपर 1 है जो कि आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। अगर एक स्टूडेंट को सच में अपनी लाइफ में नेट को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है तो उसको पेपर 1 पेपर 2 दोनों पे ध्यान देना है। 300 में से अगर आपके 40% नंबर आ जाते हैं तो क्या आप क्लियर हो जाते हैं, या फिर ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका पेपर आगे चेक होगा या नहीं होगा, इसको पता करने के लिए 40% पे आप क्वालिफाई कर जाओगे, ये तो पहली बात तो जो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो 70-80% लेकर आ रहे हैं, उनके लिए भी एक जोक हो जाएगा। कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर लें कि हमारा एग्जाम जो है बहुत ही आराम से क्लियर हो जाए। तो अगर आप बहुत पुराने क्वेश्चंस को लगाते तो कहीं ना कहीं एक तरह से टाइम वेस्ट हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आखिरी 1 लाइन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए निधि मैम के थ्रू, ताकि हम जो है एग्जाम इस बार क्रैक करके दिलवा जाएं बच्चों को? इतना सा टाइम बचा है, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो नहीं करना है आपको। आप फियर छोड़ेंगे तो आप ये सोचेंगे कि यस मेरा ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका है। नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आज के बहुत ही शानदार से पॉडकास्ट पर जिसका नाम है जेआरएफ पर चर्चा। यहां पर इस पॉडकास्ट में हमने वो सारे सवाल उठाए हैं जो कि बच्चों के मन में आते हैं, जो कि फ्यूचर एस्पिरेंट जो है, फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं उनके मन में आते हैं। और आज का जो हमारा इस पॉडकास्ट का टॉपिक है वो है कि यूजीसी नेट और जेआरएफ क्या होता है, इनमें क्या फर्क है और इसको आपने कैसे इसको अचीव करना है। अगर आप यूजीसी नेट का सपना देख रहे हैं, कैसे आप यूजीसी नेट अचीव कर सकते हैं, या फिर आप जेआरएफ का सपना देख रहे हैं तो कैसे आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप पा सकते हैं। और यहां पर आज मैं अकेला नहीं आया हूं, मेरे साथ है निधि मैम, हमारी निधि मैम जो कि पढ़ाती हैं सोशियोलॉजी और बहुत ही शानदार फैकल्टी हैं। आपने इनके फीडबैक देखे होंगे, आपने इनके लेक्चर्स में जो भी लोग सोशियोलॉजी के हैं इनसे पढ़ा होगा। मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर कोई सोशियोलॉजी यूट्यूब पर या पेड सेशन में पढ़ाता है। सो वेरी वार्म वेलकम मैम। निधि मैम कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस जेआरएफ की चर्चा। जी, सो जेआरएफ की चर्चा का आज जो टॉपिक है निधि मैम वो ये है कि कैसे हम बच्चों को जो है और ज्यादा एनलाइटन करें, बच्चों को और ज्यादा हम नॉलेज दें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि यूजीसी नेट और जेआरएफ आखिर क्या है और बच्चे इसमें कैसे हिस्सेदारी ले सकते हैं और कैसे अपना सपना साकार कर सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल निधि मैम से होगा कि मैम यूजीसी नेट के बारे में बच्चों को थोड़ा सा ऐसा बता दीजिए कि वो कभी ना भूल पाए। तो आप लोग ये बात जानते हैं कि अगर आप कोई सपना देख रहे हैं, ठीक है, तो वो सपना आपकी नज़रों में तो जाता है, बट अगर आप उसको चाहते हैं कि वो रियलिटी में उतरे तो उसके कुछ पैमाने होते हैं। तो वो पैमाने में से एक पैमाना जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक पैमाना है वो है यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट हम लोगों का है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता जानने के लिए। और यही पैमाना यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि क्या आप आगे जा कर के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो नेट आपको यहाँ पर ये बेसिकली एक तरह का सर्टिफिकेशन देता है दैट येस आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आप एलिजिबल है कि आप पढ़ा सकते हैं इस सब्जेक्ट में। तो नेट आपका एलिजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए है और नेशनल लेवल पे होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर सेट और नेट में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो सेट का है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो हर एक पर्टिकुलर स्टेट अपना करवाती है वो। तो स्टेट के टेस्ट में क्या होता है, अगर आपने सेट क्वालिफाई किया है तो आप सिर्फ वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ही पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप नेशनली, सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, ओवरऑल इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। जी हाँ, सो मैं यहाँ पर ना मैम की बात में एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि इसको कराने का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है वो है एनटीए के पास। Yes. अभी तक एनटीए के पास है, दैट इज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके अलावा मैं मैम की बात में कुछ और चीजें भी ऐड करना चाहूंगा कि पेपर 1 और पेपर 2 ये किस तरीके के होते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें आती हैं। मैं पेपर 1 की फैकल्टी हूं तो मैं पेपर 1 के बारे में यहाँ पर साझा करना चाहूंगा कि पेपर 1 में आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। ये वो पेपर 1 है जो कि आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। अगर आपने इसके ऊपर ध्यान दिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में और आप फ्लाइंग कलर्स के साथ ये एग्जामिनेशन क्रॉस कर सकते हैं। पेपर 1 की अगर मैं और ज्यादा गहराई में जाकर बात करता हूं तो यहां पर 10 यूनिट आते हैं। हर एक यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं, चाहे मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूं, चाहे मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, आईसीटी, हायर एजुकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, हर एक यूनिट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचकर एग्जाम नहीं देने जा सकते कि अगर मैं इस यूनिट को छोड़ दूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हर एक यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर एक यूनिट की अपने आप में सिग्निफिकेंस है। तो अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यकीनन
आप हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर बनेंगे। ये हुई पेपर 1 की बात। और इसमें मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अभी तक जब तक आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग का कोई नामो निशान नहीं है। आगे का हम नहीं कह सकते, लेकिन जब तक ये मौका आपके हाथ में है, सुनहरा मौका है, इसको ग्रैब कर लीजिए और नेगेटिव मार्किंग ना होने का फायदा उठा लीजिए। सो 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 नंबर का पेपर विदाउट अ नेगेटिव मार्किंग, 10 यूनिट्स होती हैं, डिटेल में पढ़ाया जाता है। जुड़े रहिए। और बात करते हैं मैम पेपर 2 की। सो पेपर 2 के बारे में बताएं। आप सोशियोलॉजी की जायंट हैं, बहुत ही शानदार सी फैकल्टी हैं, तो इसके बारे में पेपर 2 कैसे बच्चे अचीव करें या कैसे उसमें अच्छे मार्क्स अटेन करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सो पेपर 2 आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को यहाँ पर टेस्ट करता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ अगर आप एक रिसर्च स्कॉलर या पीएचडी स्कॉलर है, तो आपको अपने सब्जेक्ट की बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए पेपर 2 यहाँ पर फिर पिक्चर में आता है। और पेपर 2 अगर मैं बात करूँ तो आई गेस सिर्फ सोशियोलॉजी में नहीं, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आई गेस सर 83 सब्जेक्ट्स, इफ आई एम बिल्कुल सही नॉट मैम। रॉन्ग। तो 83 सब्जेक्ट्स हम लोगों के यूजीसी नेट में है, तो उनमें 10 यूनिट्स आपकी पेपर 2 में रहती है, इक्विवेलेंट टू पेपर 1। बट फ़र्क इतना है कि यहाँ पे 50 नहीं 100 क्वेश्चंस होते हैं। एंड अगेन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और तैयारी करने की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स को ऐसा फील होता है कि हम लोगों की मास्टर्स पूरी हो जाएगी या हम लोगों का फर्स्ट ईयर पूरा हो जाएगा, तो हम तब देखेंगे। और ये थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड आ जाता है सर, जो कि मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बच्चे को जेआरएफ या अगर मैं बात करती हूँ नेट से थोड़ा सा पीछे खींच लेता है। जेआरएफ क्या होता है, मैं भी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो अगर एक स्टूडेंट को सच में अपनी लाइफ में नेट को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है, तो उसको पेपर 1 पेपर 2 दोनों पे ध्यान देना है। प्लस पेपर 2 के लिए जो तैयारी हो रही है सब्जेक्ट की, उसको आप बहुत डिले होके स्टार्ट मत करिए। क्योंकि मैं अगर अपने बारे में आपको बताऊं तो मैंने अपने मास्टर्स के सेकेंड ईयर में ही अपना नेट क्वालिफाई कर लिया था। और वो क्यों हुआ? क्योंकि आई वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट मोर थिंग्स। तो अगर आप उसके लिए पहले से ही स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, और अगर आप पेपर के एनालिसिस करेंगे पिछले की पेपर्स कैसे आए हैं पहले और अब क्या पैटर्न्स में चेंज आया है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि आपको तैयारी में कौन से कंसेप्ट पे ध्यान देना है। अब लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट, मैं किसी भी अगर एक सब्जेक्ट को उठाऊँ तो एक चीज़ कॉमन जो मैं हर एक पेपर 2 के सब्जेक्ट में पाती हूँ सर, वो है कि थेरिटिकल यानी कि थेरीज या फिलोसफीज हर एक पर्टिकुलर पेपर में आते हैं सबसे ज़्यादा। और बच्चों का सबसे वीक पार्ट वो होता है, और वो फाउंडेशनल है जो हम लोगों के मास्टर्स में हम लोग फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हैं। तो क्यों ना आप उसी टाइम से उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलें। आगे जा कर के जब उसको दोबारा आप देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप समझ पाएंगे। ऐसे ही आपकी जो हर एक यूनिट है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है पेपर 2 में, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कम है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, सबसे लेंदी यूनिट को कवर करिए, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देन यू कैन गो थोड़ा सा डाउनवर्ड्स, एंड आप उसके हिसाब से फिर अपने पेपर के क्वेश्चंस को देखते देखते एनालिसिस करते करते उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी हाँ। सो यहाँ पर मैम ने ना एक बहुत अच्छी बात की कि जब आपके अंदर कुछ नया सीखने की इच्छा होगी, जब आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा होगी, तो आपका रास्ता अपने आप आसान हो जाएगा। क्योंकि आप में से ही बहुत सारे बच्चे हैं जो कि यूजीसी नेट और जेआरएफ क्रैक करते हैं। वो जील होना, वो आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शानदार ये थॉट था मैम। इसके बाद ना एक और सवाल जो बच्चों के मन में अक्सर आता है कि यूजीसी नेट और जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इन दोनों में फर्क क्या है? और क्या बच्चे सोचते हैं कि इनका अलग अलग एग्जाम होगा, या इनकी अलग अलग कट ऑफ आएगी, या इनको अलग अलग डेट्स पे ये एग्जाम होगा? बहुत सारे ऐसी जो मिथ हैं जो कि मार्केट में ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर इफ़ आई टॉक अबाउट यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, पहली बात तो डिफरेंस है दोनों में, पर क्या एग्ज़ाम अलग अलग होता है? नहीं। ये आपका एक स्केल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 15 सेंटीमीटर के स्केल पे 6 सेंटीमीटर पे आप यूजीसी नेट निकाल रहे हैं, तो उसकी थोड़ी और हाई कट ऑफ जाएगी, और 15 सेंटीमीटर पे आपका जेआरएफ होगा। तो कहने का मतलब है कि जेआरएफ के लिए बहुत ही एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स, जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, दैट टू जिन्होंने नेट क्वालिफाई करा होता है एक ही पेपर में। तो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ फ्रेमवर्क कि पेपर 1 है आपका, पेपर 2 है, दोनों ही जो पेपर्स हैं आपके 1 डे यानी कि 3 घंटे में हो जाएंगे, एक ही दिन। एक ही पेपर होगा, और वही पेपर तय करेगा कि आपने नेट क्वालिफाई किया है या जेआरएफ क्वालिफाई करा है। अब दोनों के लिए आती है अलग अलग कट ऑफ्स। तो नेट की जो कट ऑफ है, लेट से आपकी मान लीजिए कि 65% आई है, ठीक है, या फिर तो आपके नंबर्स में आता है, पहले आपकी परसेंटेजेस में कट ऑफ देखने के लिए मिलती थी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी की पिछली बार जो कट ऑफ थी वो नेट की 202 यानी कि 202 थी फॉर जनरल कैटेगरी। बट इफ आई टॉक अबाउट जेआरएफ, तो जेआरएफ की कट ऑफ थी 228, यानी कि
जिस बच्चे ने 228 की कट ऑफ को क्रॉस कर दिया होगा उसका JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई हो गया होगा, और जो उसके बीच में रह गया होगा यानी कि 202 और 228 के बीच में जो बच्चा रहा होगा उसका सिर्फ नेट क्वालिफाई हुआ होगा। करेक्ट। सो मैम यहाँ पर बहुत अच्छे से आपने समझाया वो स्केल वाला एग्जाम्पल कि अगर 6 सेंटीमीटर पे अगर आपका यूजीसी नेट क्लियर होता है तो 15 सेंटीमीटर चाहिए आपको JRF क्रैक करने के लिए। एक ही दिन में एग्जाम होता है, एक ही बारी में एग्जाम होता है, एक ही शिफ्ट में एग्जाम होता है। आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है यूजीसी नेट दिया जाता है या JRF दिया जाता है। अक्सर ये बातें चलती हैं कि टॉप 6% को जो है यूजीसी नेट दिया जाता है और उसका टॉप 1% को दिया जाता है JRF। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी कंपटीशन होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पढ़ लेंगे, हो जाएगा, 2 महीने बाद पढ़ लेंगे, 15 दिन बाद पढ़ लेंगे, तो आप अपने आप को और ज्यादा अपने टारगेट से दूर करते हुए जा रहे हैं। अभी भी मौका है, दिसंबर 2025 का अटेम्प्ट आपके हाथ में है, तो इस बार इतना जोर का हथौड़ा मारिए कि इस बार सिलेक्शन जरूर हो जाए। मैम दूसरा एक जो मिथ है वो कि मार्केट में ना बहुत ज्यादा फ्लोट कर रहा है कि, और मैंने काफी बार इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं कि क्या 40% 300 में से अगर आपके 40% नंबर आ जाते हैं तो क्या आप क्लियर हो जाते हैं, या फिर ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका पेपर आगे चेक होगा या नहीं होगा, इसको पता करने के लिए। सो मैम इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर ये एक मिथ है क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 40% पे आप क्वालिफाई कर जाओगे, ये तो पहली बात तो जो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो 70-80% लेकर आ रहे हैं, उनके लिए भी एक जोक हो जाएगा। 40% इज़ जस्ट एन एलिजिबिलिटी टू बी कंसीडर्ड इन मेरिट टू बी प्रिसाइज। तो आप अगर 40% क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं अपने 300 में से, तो दैट मीन्स कि आप उस मेरिट के अंदर कहीं ना कहीं आ सकते हैं। अगर आपने क्वालिफाई मतलब आप कंसीडर हो जाओगे, और आपने अगर कट ऑफ क्रॉस कर ली नेट की या JRF की, तो आप उसके अंदर क्वालिफाई कर जाओगे। बट अगर आपका 40% भी नहीं आया है, दैट मीन्स आप कंसीडर भी नहीं किए जाओगे मेरिट के अंदर। सो इसको अगर हम और ज्यादा, मैम ने बहुत सही समझाया, लेकिन अगर इसको और ज्यादा हम रिफाइंड वे में बोला जाए तो ये होगा कि 300 में से 40% नंबर, यानी कि 300 में से 120 नंबर तो आपको मिनिमम लाने हैं, यानी कि आपके 60 क्वेश्चंस, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 60 क्वेश्चन आपके मिनिमम ठीक पहले होने चाहिए। उसके बाद हम कट ऑफ की बात करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं, कॉमर्स में पिछली बार जो था एग्जाम अगर आपने क्रॉस किया तो 200 नंबर पे आपका यूजीसी नेट होता है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 120 नंबर का है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 120 पे आपको नेट मिल जाएगा, आपको लाने 200 नंबर ही पड़ेंगे, लेकिन 120 के बाद आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार हो गया। अब उसके बाद अगर आपके 200 नंबर आते हैं तो आपको यूजीसी नेट मिलता है, और अगर ऐसे सोच लें कि 220 पर JRF हुआ है तो 220 नंबर पे आपका JRF होगा। तो 40% इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपका पेपर आगे चेक होगा। तो इस गलत फहमी में मत रहिए कि 40% लाने हैं और मैं यूजीसी नेट या JRF कर जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जो कि बच्चों के बीच फैलाई जाती है। सो मैम अगला एक सवाल जो है यहाँ बच्चों के मन में आता है कि कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर लें कि हमारा एग्जाम जो है बहुत ही आराम से क्लियर हो जाए। क्योंकि हमेशा ना बच्चे क्या कर रहे हैं कि ना वो बहुत पीछे जा रहे हैं और पैटर्न जो है लगातार चेंज होता जा रहा है। सो अब इतना पीछे जाने का 10 साल 15 साल के पुराने पेपर्स करने का कोई फायदा है, या अगर हम 5-7 साल या 3-5 साल के कर लें तो इससे काम बन जाएगा? आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सर मुझे ऐसा लगता है कि जब से पहले 2018 दिसंबर से पहले यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ करता था, तब पैटर्न भी डिफरेंट था। तब तक इंडियन लॉजिकल रीजनिंग भी पेपर 1 में ऐड नहीं हुआ था, और जब से मैंने नोटिस किया कि पेपर ऑनलाइन हुआ है तो पैटर्न में भी चेंजेस आए काफ़ी, एंड क्वेश्चन के टाइप में भी चेंजेस आए। तो अगर आप बहुत पुराने क्वेश्चंस को लगाते तो कहीं ना कहीं एक तरह से टाइम वेस्ट हो सकता है। रीज़न उसका ये है बिकॉज हम लोगों को यूजीसी नेट में सिर्फ नॉलेज चेक ही नहीं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है पढ़ करके, उनके सही आंसर्स, एंड स्पेशली नॉट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाने लग गए हैं। तो अगर आप पिछले कंसेप्ट पे जाओगे तो कहीं ना कहीं आधी अधूरी नॉलेज आपको मिलेगी। तो इट विल बी सजेस्टेड कि आप 5 साल के पेपर उठा करके करिए, ज़्यादा 5 से 7 साल टू बी प्रिसाइज, ठीक है। 2018 के जो दिसंबर से एग्ज़ाम आने शुरू हुए हैं तब से आप उठाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट 6.5 ईयर होगा सर, राइट। तो उतने पेपर्स अगर आप सॉल्व करते हैं और सारे अच्छे से करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए वो मोर देन इनफ रहेंगे। जी हाँ। सो मैम ने कहा कि आप लास्ट 6 ईयर्स के या 5 to 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज कीजिए, और ना केवल जैसे कि अगर मैं पेपर 1 की बात करता हूं, पेपर 1 में एक आपके पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, हर उस 50 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं।
तो अगर आप ना केवल एक क्वेश्चन पढ़ के, अगर आप एक क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो एक पेपर के आप 200 कंसेप्ट्स अपने जो है रेडी कर लेते हैं। 200 कंसेप्ट्स करते करते अगर आप ऐसे मल्टीपल एग्जाम्स को पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, मैं यकीनन कहता हूं कि आपका एग्जाम क्रैक होगा ही होगा अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। अगर आप सिर्फ रट्टा मार लेंगे जी मैंने 50 क्वेश्चन देख लिए, अब मैं अगले 50 क्वेश्चन देखता हूं, नहीं। अगर जो सवाल सही है ये सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं, अगर हमने इस तरीके से अगर बहुत ही इन डेप्थ जाके पढ़ाई की तो आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। तो मैम की बात मानिएगा, 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर्स और मेरी बात मानकर हर क्वेश्चन के वो 4 ऑप्शंस को पढ़ के जाइएगा ताकि आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो जाए और आपको ना केवल राइट और रॉन्ग आंसर की समझ आए, आपके अंदर इन डेप्थ नॉलेज भी आनी चाहिए। ट्रू सर एक्चुअल में मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जो वो फर्स्ट ईयर वाला जो मैंने आपको बताया, मेरी खुद की ही स्ट्रैटेजी रही थी सबसे पहले निकालने के लिए एग्जाम की। मैंने क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले उठा लिया था बहुत सही। और जो चारों ऑप्शंस थे ना उनको मैंने अच्छे से एनालाइज किया। उससे आप सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं, आप एक्चुअल में 4 टॉपिक्स प्रिपेयर करते हैं, जो कि आपको बहुत इन डेप्थ आगे 360 डिग्री नॉलेज देता है और बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में भी काफी हेल्प करता है। जी हाँ। सो यहाँ पर इन सभी सवालों के जवाब हमने ढूंढे और आपके जितने भी सवाल हमारे पास आए थे उन सभी सवालों के जवाब हमने देने की कोशिश की कि यूजीसी नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, कैसे इसमें आपकी एलिजिबिलिटी होती है, कैसे आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। मैम अब चलते चलते एक आखिरी सवाल जो बच्चों के मन में आया है, जो मुझे आपसे पूछना है कि ऐसा क्या कर लें बच्चे इस आखिरी के जो दिसंबर अटेम्प्ट है, मात्र आपके पास 5 से 6 महीने बाकी हैं या उससे भी कम समय है क्योंकि जुलाई में हम बैठे। सो आपको क्या लगता है कि आखिरी 1 लाइन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए निधि मैम के थ्रू, ताकि हम जो है एग्जाम इस बार क्रैक करके दिलवा जाएं बच्चों को? आई थिंक मुझे सिर्फ एक लाइन में ये बोलना है कि प्लीज़ अपना फ़ियर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग फ़ियर में ही पहली बात तो ये सोचते हैं इतना सा टाइम बचा है, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? वो नहीं करना है आपको। आप फ़ियर छोड़ेंगे तो आप ये सोचेंगे कि येस मेरा ऑलरेडी क्वालिफ़ाई हो चुका है, ठीक है? सिंस मैं सोशियोलॉजी से तो हूँ और मेरा स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग डोमेन है, तो आई ऑलवेज़ बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। तो आप पहले से बिलीव करके रखिए कि आप रोज़ सुबह उठ रही हैं, ठीक है? और आप ऑलरेडी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पर उठ के आप जॉब पे नहीं जा रहे हैं, आप बैठ रहे हो अपने स्टडी टेबल पे और आप पढ़ रहे हो और आप पढ़िए उतने घंटे जितना घंटे आप पढ़ाएँगे। तो आप उस हिसाब से अपने फ़ियर से भी ओवरकम करेंगे और साथ-साथ उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते अपने ड्रीम को पाने के लिए आगे तक चलते रहेंगे। जी हाँ। सो मैम का ये कहना है कि आप ऑलरेडी मान लीजिए कि आप बन चुके हैं। जब आप ये मान लेंगे कि आप बन चुके हैं तो यूनिवर्स जो आपका है वो आपको इसी बात के लिए आगे बढ़ाएगा कि आप बस बनने ही वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदुस्तान के। सो ये था हमारा आज का एक पॉडकास्ट जहां पर हमने उन सभी सवालों को डिस्कस किया, उन सभी सवालों के ऊपर चर्चा की जो कि बच्चों के मन में अक्सर आते हैं। अगर आपके कोई भी अभी भी सवाल बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन।